हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गुंजन कालरा एकेडमी। मैं आपकी फ्रेंड गुंजन कालरा। लास्ट क्लास में हम अपना चैप्टर नंबर 7 फ्रैक्शंस पढ़ रहे थे, जिसमें हमने फ्रैक्शंस के बारे में जाना था कि फ्रैक्शंस क्या होता है। फिर हमने फ्रैक्शंस को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया था। देन उसके बाद हमने देखा था कि प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे होते हैं। हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन के बारे में भी पढ़ा था। फिर हम इम्प्रॉपर और मिक्स्ड फ्रैक्शंस को कैसे एक दूसरे में एक्सप्रेस कर सकते हैं, हमने उसके बारे में भी पढ़ा था। आइए चलिए अब आगे चलते हैं चैप्टर में। आज का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे कि इसमें नाम से ही हमें पता चल रहा है इक्विवेलेंट, इक्वी में कहीं न कहीं कौन-सा वर्ड हिडन है? इक्वल वर्ड हिडन है। तो ऐसी फ्रैक्शंस जो आपस में क्या हो? इक्वल हो, उन फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। So equivalent fractions are the fractions that represent the same part of a whole or that have the same value but have different numerators and denominators. क्या बताया जा रहा है equivalent fractions में कि equivalent fractions ऐसी fractions होती हैं जो कि पूरे होल का सेम पार्ट रिप्रेजेंट करती हैं। इसका क्या मीनिंग है? सपोज यहाँ पे हमारे पास एक फिगर गिवन है जिसमें हमने उस पूरी फिगर को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया एंड देन आउट ऑफ दोज़ 4 पार्ट्स हमने उसको शेड कर दिया। सपोज़ हमने 2 पार्ट्स शेड कर दिए। तो अब मैं शेडेड पार्ट का अगर मैं फ्रैक्शन में रिप्रेजेंटेशन दूँ, तो मेरा ये क्या बनेगा? 2/4। सिमिलरली एक दूसरी बड़ी फिगर ली, जिसमें मैंने उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया? इन टोटल 6 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब उसमें से अगर मैं शेड करूँ 3 पार्ट्स 1, 2 एंड 3। अब शेडेड शेडेड पार्ट की अगर मैं फ्रैक्शनल रिप्रेजेंटेशन देना चाहूँ तो इसकी क्या फ्रैक्शन बनेगी? 3/6। और साथ ही साथ एक फिगर और ले लेते हैं जिसमें हम उस फिगर को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, जिसमें से मैं एक पार्ट क्या कर दूँगी? शेड कर दूँगी। अब इसको अगर मैं फ्रैक्शनल फॉर्म में रिप्रेजेंट करूँ तो इसकी फ्रैक्शन बनेगी 1/2। तो जो भी यहाँ पे मैंने फिगर्स ड्रॉ की हैं, उसमें हम एक बात कॉमन देख सकते हैं कि मैंने पूरी फिगर को जितने भी पार्ट्स में डिवाइड किया है, उसमें से हाफ पार्ट्स मैंने क्या किए हैं? शेड किए हैं। जैसे फर्स्ट फिगर में मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया उसको और उसमें से 2 पार्ट्स शेड कर दिए। सिमिलरली नेक्स्ट फिगर में मैंने पूरी फिगर को 6 पार्ट्स में डिवाइड किया है, उसमें से 3 पार्ट्स मैंने शेड कर लिए। एंड लास्ट फिगर में 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसमें से एक पार्ट को क्या कर दिया है? शेड कर दिया है। तो ये जितनी भी फिगर्स हैं, ये रिप्रेज़ेंट कर रही हैं, सेम वैल्यू रिप्रेज़ेंट कर रही हैं कि जितने भी पार्ट्स में हमने इनको डिवाइड किया है, उसमें से जो शेडेड पोर्शन रहेगा, वो इसका क्या रहेगा? हमेशा हाफ रहेगा। ये जो 2/4 है, 3/6 है और 1/2 है, ये कहीं न कहीं सारी आपस में फ्रैक्शंस क्या हैं? इक्वल हैं। ये फ्रैक्शंस क्या कहलाएँगी? इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कहलाएँगी। इसमें हम देख सकते हैं इस एग्ज़ाम्पल में कि 2/4, 3/6, 1/2 इन सबके न्यूमरेटर्स डिफरेंट हैं, इन सबके डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हैं, लेकिन स्टिल ये जो वैल्यू दे रहे हैं वो सेम वैल्यू दे रहे हैं। अब अगर 2/4 और 3/6 को मैं सिम्प्लीफाई करूँ, सिम्पलेस्ट फॉर्म में इसको चेंज करूँ, जो कि अभी हमारा हमारा आगे आने वाला टॉपिक भी रहेगा कि किसी भी फ्रैक्शन को कैसे सिम्पलेस्ट फॉर्म में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो उसके बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए देखते हैं 2/4 को अगर मैं सॉल्व करती हूँ कि ऐसी कौन-सी टेबल है जिसमें 2 भी आता है और 4 भी आता है। ये दोनों नंबर कैंसल होने चाहिए। तो 2 की टेबल में 2 भी आता है और 4 भी आता है। 2 आता है 1 पे और 4 आता है 2 पे। तो जब मैंने 2/4 को सॉल्व किया सिंपलेस्ट टर्म्स में या सिंपलेस्ट फॉर्म में मैं लेकर आई, तो उसका आंसर 1/2 आया। सिमिलरली जब 3/6 को सॉल्व किया तो उसमें भी आंसर हमें क्या मिला? 1/2 मिला। एज़ 3 की टेबल में 3 1 पर आता है और 6 आता है 2 पे। तो जब हमने इन तीनों फ्रैक्शंस को आपस में कंपेयर किया तो 2/4 से भी हमें 1/2 मिला, 3/6 से भी हमें 1/2 मिला और लास्ट वाली फ्रैक्शन तो ऑलरेडी 1/2 थी हमारी। तीनों की तीनों फ्रैक्शंस आपस में क्या हो गई? इक्वल हो गई। दैट्स व्हाई 2/4, 3/6 एंड 1/2 आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। न्यूमरेटर्स डिफरेंट रहेंगे, डिनोमिनेटर्स डिफरेंट रहेंगे, लेकिन इनकी वैल्यू क्या रहेगी? हमेशा सेम रहेगी। सेम वैल्यू रिप्रेजेंट करेंगे हमेशा ये फ्रैक्शंस। एग्जाम्पल्स में कुछ फ्रैक्शंस गिवन हैं।
Now to find an equivalent fraction of a given fraction, we may multiply or divide both the numerator and denominator by the same number. अब हमें अगर किसी भी फ्रैक्शन की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करनी होती है, तो उसके लिए हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही नंबर्स को या तो सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं या फिर डिवाइड करते हैं। इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे इसमें फर्स्ट पार्ट में हमें कहा जा रहा है फाइंड टू इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ द फॉलोइंग। 3/5 हमें एक फ्रैक्शन गिवन है, उसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हमने क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। टू फ्रैक्शंस फाइंड आउट करनी है, इक्विवेलेंट मीन्स उसके इक्वल होनी चाहिए। तो 3/5 जो है हमें छोटा नंबर गिवन है, तो इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करने के लिए हमें कुछ नहीं करना, हम बस मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि दोनों को सेम ही नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए। सपोज़ अगर मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, न्यूमरेटर अगर मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो डिनोमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मैं नीचे कोई और नंबर लिख दूँ, उससे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर दोनों ही मल्टीप्लाई होगा और सेम नंबर से होगा। अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही डिवाइड होगा और उसको सेम नंबर से ही डिवाइड करना है। सो 3 इंटू 2 करेंगे तो हमें मिला 6, 5 इंटू 2 किया तो हमें मिला 10। सो एक फ्रैक्शन जो इक्विवेलेंट है 3/5 के, एक फ्रैक्शन तो आ गई 6/10। सिमिलरली हम एक और फ्रैक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं अदर देन 1, क्योंकि 1 से करेंगे तो ऑब्वियसली वो वापस से हमें क्या मिलेगा, 3/5 ही मिलेगा। तो 1 को अवॉइड करना है, 1 से ना मल्टीप्लाई कराना है ना डिवाइड कराना है, बिकॉज़ उस केस में क्या होएगा, सेम ही फ्रैक्शन हमें मिल जाएगी। सो 1 को छोड़ के हम किसी भी नंबर से, किसी भी पॉजिटिव नंबर से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे इंटीजर वाला कंसेप्ट यूज़ नहीं करना, क्योंकि फ्रैक्शन जो पार्ट होती है वो होल का पार्ट होती है। इसको ऐसे भी समझा जा सकता है कि फ्रैक्शन होल नंबर्स का पार्ट होते हैं, ना कि नेगेटिव नंबर्स के। एक और नंबर ले लेते हैं, यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करा देते हैं ऊपर-नीचे, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। 3 इंटू 5 हो जाएगा 15 एंड 5 इंटू 5 हो जाएगा हमारा 25। सो 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस 3/5 आर, एक हो जाएगी हमारी 6/10 एंड सेकंड हो जाएगी हमारी 15/25। ये 2 फ्रैक्शंस हो गई हमारी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस 3/5 के। क्वेश्चन में 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कहा जाए, 4 कहा जाए, जितनी भी कही जाए, इसी मेथड से उसको फाइंड आउट करना है। अब नेक्स्ट चलते हैं 18/24। 18/24 जो हमें गिवन है, एक तरीके से बड़ा नंबर गिवन है। जब भी हमें बड़ा नंबर गिवन रहेगा तो हम कोशिश करेंगे कि उससे छोटा नंबर फाइंड आउट कर पाएँ। 18/24, अब इस नंबर को छोटा नंबर बनाने के लिए हमें इसको करना पड़ेगा डिवाइड। पहली इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हम डिवाइड करके फाइंड आउट कर सकते हैं। अब अगर हम न्यूमरेटर में डिवाइड कर रहे हैं तो डिनोमिनेटर में भी हमें डिवाइड ही करना पड़ेगा विद सेम नंबर। अब यहाँ पे थोड़ा-सा सोचना पड़ेगा कि 18 और 24 जो हैं दोनों किसी सेम टेबल में आने चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक अलग टेबल में आ रहा है, एक अलग टेबल में आ रहा है, तो यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 2 डिफरेंट नंबर्स हो जाएँगे। वो हमें नहीं चाहिए, कंडीशन ये है कि दोनों नंबर्स क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। अगर मैं 18 और 24 को 3 से डिवाइड करूँ, सिंस 3 की टेबल में 18 भी आता है और 24 भी आता है। अब 18 कहाँ पर आता है 3 के टेबल में? 6 पर आता है, और 24 कहाँ आता है? 8 पर आता है। फर्स्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जो आ जाएगी हमारी, क्या आ जाएगी? 6/8। अब क्वेश्चन में हमें 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस के बारे में बात कही गई है। तो एक और फाइंड आउट कर लेते हैं 18 एंड 24 से। आप चाहो तो मल्टीप्लाई करके भी फाइंड आउट कर सकते हो। यहाँ पे डिवाइड कंसिडर किया है, डिवीज़न कंसिडर किया है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा बड़ा नंबर गिवन था। अगर हम मल्टीप्लिकेशन में भी फाइंड आउट करेंगे तो भी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। 18 एंड 24 जो रहेगा हमारा साथ के साथ, अभी हमें 3 की टेबल में मिला था, दोनों नंबर, दोनों ही नंबर 6 की टेबल में भी आते हैं, तो इसको हम 6 से डिवाइड कर सकते हैं। 18 को 6 से डिवाइड किया, 3 मिला। 24 को 6 से डिवाइड किया, 4 मिला। 18/24 की जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आई, वो क्या आई? एक थी 6/8
एंड सेकंड 3 3/4। सो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऐसी फ्रैक्शंस जिनकी वैल्यू क्या रहे, हमेशा सेम रहे। इन शॉर्ट वो आपस में क्या रहे, हमेशा इक्वल रहे। आइए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस करते हैं जो आपकी बुक में भी गिवन रहेंगे। इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/5 हैविंग, फर्स्ट पार्ट में डिनोमिनेटर 20 एंड सेकंड पार्ट में न्यूमरेटर 27। 3/5 का वो हमसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पूछ रहा है, लेकिन उसने कंडीशन दे दी कि डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, उसका 20 होना चाहिए। सो 3/5 हमारी एक फ्रैक्शन है जिसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमने फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पे हमें डिनोमिनेटर ऑलरेडी 20 गिवन है। इससे हमारा काम थोड़ा और ईज़ी हो जाएगा, आसान हो जाएगा। अब 3/5 जो है हमें एक तरीके से छोटा नंबर गिवन है। अब इससे हमें छोटे नंबर से बड़े नंबर में कन्वर्ट करना है। जब भी छोटे नंबर को बड़े नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो हम मल्टीप्लिकेशन का कांसेप्ट यूज़ करेंगे। क्योंकि 5 से अगर हमने 20 बनाना है तो हमें उसको किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर हम डिवीज़न का कांसेप्ट लेंगे तो 5 और ब्रेक हो जाएगा और छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने 5 के साथ मल्टीप्लाई किया। अब मल्टीप्लाई कौन से नंबर से कराया जाए कि आंसर में हमें क्या मिले, 20 मिले। तो बिल्कुल एकदम आप सही सोच रहे हैं, सही आंसर है। 5 का टेबल है, 5 के टेबल में 20 कहाँ पर आता है, 4 पर आता है। अब हमें नंबर मिल चुका है। डिनोमिनेटर में अगर हमने 4 से मल्टीप्लाई कराया है, तो न्यूमरेटर में भी हमें किससे मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और 3 को 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा, 12 आएगा। सो ये जो फ्रैक्शन थी हमारी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, जो कंडीशन हमें गिवन थी कि 3/5 की ऐसी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करनी है, जिसमें डिनोमिनेटर क्या रहना चाहिए, 20 रहना चाहिए। तो जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आई है वो क्या आई है, 12/20। सिमिलरली अब वो यहाँ पे न्यूमरेटर की बात कर रहे हैं। न्यूमरेटर कितना रहना चाहिए इस फ्रैक्शन में, 27 रहना चाहिए। अब 27 रहना चाहिए, वही छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ जा रहे हैं तो हमें करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। अब 3 के टेबल में 27 कहाँ पर आता है? बिल्कुल सही गेस किया आपने, 9 पर आता है। ऊपर 9 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो बिना सोचे-समझे नीचे भी क्या करना है, 9 से मल्टीप्लाई करना है। 5 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा आंसर में, 45। तो ये 2 फ्रैक्शंस आ गई जो 3/5 की क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं। सिमिलरली एक और क्वेश्चन है जिसमें हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है 36/48 का। लेकिन इस बार कंडीशन ये है कि न्यूमरेटर क्या होना चाहिए, 9 होना चाहिए। सो 36/48 को हमने कन्वर्ट करना है एक ऐसी फ्रैक्शन में जिसका न्यूमरेटर क्या है, 9 ऑलरेडी हमें गिवन है। अब यहाँ पे हम कंसेप्ट देखते हैं कि यहाँ पे बड़ा नंबर गिवन है हमें, बड़े नंबर से वो कौन से नंबर में शिफ्ट हो रहा है, छोटे नंबर में शिफ्ट हो रहा है। तो जैसा कि बड़े नंबर को अगर छोटे नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो हम उसमें मल्टीप्लाई कराएँगे या डिवाइड कराएँगे। अगर हम मल्टीप्लाई कराते हैं तो बड़ा नंबर और भी बड़ा हो जाएगा। तो बड़े नंबर को छोटे नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसको डिवाइड करना पड़ेगा। अब 36 को अगर हमने डिवाइड कराया है तो 48 भी हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। अब 36 को ऐसे कौन से नंबर से डिवाइड कराया जाए कि आंसर में हमें क्या मिले, 9 मिले। उसके लिए ज़्यादा नहीं सोचना, आपको बस ये सोचना है कि 9 की टेबल में 36 कहाँ पर आता है। 9 की टेबल में 36 आता है 4 पे। इसका मतलब जब 36 को 4 से डिवाइड कराया गया होगा तो आंसर हमें क्या मिला होगा, 9 मिला होगा। तो अगर हमने न्यूमरेटर में 4 से डिवाइड कराया तो डिनोमिनेटर में भी हमें किससे डिवाइड कराना पड़ेगा, 4 से डिवाइड कराना पड़ेगा। और 48 को जब हम 4 से डिवाइड कराएँगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 12 आ जाएगा। सो 9/12 क्या हो जाएगी, 36/48 के इक्विवेलेंट हो जाएगी। सेकंड पार्ट में हमें डिनोमिनेटर 4 बनाना है इसका। सो 48 को जब हम 4 में कन्वर्ट करेंगे तो उसके लिए हमें 48 को डिवाइड कराना पड़ेगा नंबर से। नीचे डिवीज़न हो रहा है तो ऊपर भी क्या हो जाएगा, डिवीज़न हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने सोचना है कि ऐसा कौन-सा नंबर है कि जिसके साथ अगर 48 को हम डिवाइड कराते हैं तो हमें आंसर में क्या मिले, 4 मिले। तो इसमें ज़्यादा नहीं सोचना, बस थोड़ा-सा ट्रिक यूज़ करना है कि यहाँ पे जो हमें 4 गिवन है, वो नंबर फाइंड आउट करने के लिए हम 4 को ही डिवाइड करवा देते हैं, 48 को ही डिवाइड करा देते हैं 4 से। सो 4 वन ज़ा 4 चला जाएगा यहाँ पर, 8 आया, 4 टू ज़ा 8,
सो यानी कि यहाँ पे नंबर क्या रहा होगा हमारा 12। जब हमने 48 को 12 से डिवाइड कराया होगा, तो हमें आंसर में क्या मिला होगा? 4 मिला होगा। अब डिनोमिनेटर में अगर 12 से डिवाइड कराया, तो न्यूमरेटर भी हम 12 से डिवाइड करेंगे और 36 को जब हम 12 से डिवाइड करेंगे, तो आंसर हमें क्या मिलेगा? 3 मिलेगा। सो 9/12 एंड 3/4 और 36/48 तीनों की तीनों फ्रैक्शंस क्या हो जाएँगी हमारी? इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हो जाएँगी। आइए चलिए अब हम देखते हैं कि हम अपनी फ्रैक्शन को कैसे सिंपलेस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं और सिंपलेस्ट फॉर्म होती क्या है? अ फ्रैक्शन इज सेड टू बी इन द सिंपलेस्ट और लोएस्ट फॉर्म if its numerator and denominator have no common factor other than 1। किसी भी फ्रैक्शन का सिंपलेस्ट फॉर्म या फिर लोएस्ट फॉर्म एक ऐसा फॉर्म होता है जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? 1 कॉमन फैक्टर होता है, उसके अलावा और कोई भी फैक्टर क्या है उसका? कॉमन फैक्टर नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पे बात करूँ 3/5 की, ये एक फ्रैक्शन है। अगर मैं 3 के फैक्टर्स फाइंड आउट करती हूँ, तो 3 के फैक्टर्स आ जाएँगे 1 एंड 3। अगर मैं 5 के फैक्टर्स फाइंड आउट करूँगी, तो 5 के फैक्टर्स आ जाएँगे 1 एंड 5। सो अगर मैं इसमें कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट करती हूँ, तो कॉमन फैक्टर्स में सिर्फ़ और सिर्फ़ हमें क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। तो सिंपलेस्ट फ्रैक्शन या सिंपलेस्ट फॉर्म जो होती है या लोएस्ट फॉर्म जो होती है किसी भी फ्रैक्शन की, ऐसी ऐसी फॉर्म होती है जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपस में दोनों रिलेटेड नहीं होते। मीन्स दोनों का कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता सिवाय 1 के। यहाँ पे हमें एग्जाम्पल गिवन है 2/3 इज द सिंपलेस्ट और लोएस्ट फॉर्म ऑफ 36/54। अब 36/54 हमें एक फ्रैक्शन गिवन है, जिसकी सिंपलेस्ट फॉर्म हमें 2/3 गिवन है। सिंपलेस्ट फॉर्म हमेशा जब भी हम फाइंड आउट करते हैं, तो हम फ्रैक्शन को क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं, मतलब छोटा करते रहते हैं उसको और ब्रेक करते रहते हैं। तो 36 और 54 को भी अगर हम डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने पे कंडीशन वही गिवन है कि आपको सेम नंबर से ही डिवाइड करना है। अब 36 और 54 दोनों सेम टेबल में आते हैं, कौन-सी टेबल में आते हैं वो थोड़ा सोचना पड़ेगा। 36 एंड 54 इसके लिए हमने इसके लिए हमने इसी कांसेप्ट को क्लियर करने के लिए हमने चैप्टर 3 प्लेइंग विद नंबर्स में जो डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़े थे, वो इसी यूज़ के लिए पढ़े थे ताकि हमें ज़्यादा उसमें एफर्ट ना करना पड़े नंबर सोचने में कि ये नंबर किससे डिवाइड होगा। सो आपने जो भी डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा आप उसको यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे 36 और 54 है, 36 के लास्ट में 6 आ रहा है, 54 के भी लास्ट में 4 आ रहा है। इट मीन्स दोनों के दोनों नंबर क्या हो जाएँगे? 2 से डिवाइड हो जाएँगे। सो 36 को जब 2 से डिवाइड किया तो 18 आया और 54 को जब 2 से डिवाइड किया तो हमारा आंसर क्या आया? 27 आया। सो 18 और 27 अभी भी ऐसे नंबर हैं जो दोनों सेम टेबल में आते हैं। फर्दर उनको क्या करना है हमें? डिवाइड करना है, तब तक डिवाइड करते रहना है जब तक उन दोनों के बीच में कोई कॉमन नंबर ना बचे। 18 और 27 हम 3 की टेबल से कर सकते हैं और इवन 9 की टेबल से भी हम कर सकते हैं। जितना बड़ा नंबर रहेगा उतना ज़्यादा हेल्प रहेगा क्योंकि स्टेप्स क्या हो जाएँगे? कम हो जाएँगे डिवीज़न के। तो आउट ऑफ 3 और 9 मैं 9 कंसिडर करती हूँ, 9 से डिवाइड कर रही हूँ सो दैट जो क्वेश्चन के स्टेप्स हैं थोड़े कम हो जाएँ। सो 18 को जब हमने 9 से डिवाइड किया तो आंसर आया 2 और 27 को जब हमने 9 से डिवाइड किया तो आंसर आया 3। अब यही 2/3 जो थी हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म ऑलरेडी हमें गिवन थी। सिंपलेस्ट या फिर लोएस्ट फॉर्म 36/54 की। सो 2/3 में अगर मैं कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट करूँगी तो वो कॉमन फैक्टर्स में सिर्फ़ और सिर्फ़ क्या आएगा? 1 कॉमन फैक्टर आएगा। तो चलिए चलते हैं कुछ सिंपलेस्ट फॉर्म के एग्ज़ाम्पल्स कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। सो हमारा फर्स्ट पार्ट हमें गिवन है 48/60। कोई ऐसी टेबल जिसमें 48 और 60 दोनों नंबर आता हो। अगर बड़ी से बड़ी टेबल हम फाइंड आउट कर सकते हैं तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि उसमें हमारे नंबर ऑफ स्टेप्स क्या हो जाएँगे? रिड्यूस हो जाएँगे। 12 की टेबल से भी हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, दोनों नंबर 12 की टेबल में आते हैं। 48 को 12 से डिवाइड किया तो 4 मिला हमें, 60 को 12 से डिवाइड किया तो 5 मिला। सो आंसर क्या हो गया हमारा? 4/5। इसकी रिड्यूस्ड फॉर्म जो आ गई, सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई 48/60 की, वो क्या आ गई? 4/5। आपका क्वेश्चन 1 स्टेप में भी खत्म हो सकता है और हो सकता है कि 2 स्टेप्स में भी क्वेश्चन खत्म हो, लेकिन फाइनल आंसर क्या आएगा? हमेशा सेम आएगा, चाहे आप 1 स्टेप के प्रोसेस से करें या फिर 2 स्टेप के प्रोसेस से करें।
जैसे 150/60 है, 150/60 को डिवाइड करेंगे क्योंकि इसके लास्ट में 0 आ रहा है तो डेफिनेटली डायरेक्टली हम किससे डिवाइड कर देंगे दोनों को? 10 से डिवाइड कर देंगे। सो 150 को जब 10 से डिवाइड किया तो 15 आंसर में मिला और 60 को जब हमने 10 से डिवाइड किया तो आंसर में हमें क्या मिला? 6 मिला। अब इस 15/6 को फर्दर हम डिवाइड करेंगे क्योंकि दोनों नंबर 3 के टेबल में आते हैं। सो 15 आता है 5 पे और 6 आता है हमारा 2 पे। सो 5/2 क्या हो गई इसकी? रिड्यूस्ड फॉर्म हो गई, सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई क्योंकि 5 और 2 का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1। अब अगर सी पार्ट की बात करें 12/52 की, इसमें भी हमें क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। दोनों नंबर को सबसे पहले अगर हम डिवाइड करें, क्योंकि इसके लास्ट में 2 आ रहा है तो 2 से ही डिवाइड करते हैं सबसे पहले। तो 12 को 2 से डिवाइड किया तो 6 मिला, 52 को 2 से डिवाइड किया तो 26 मिला। अगेन दोनों के लास्ट में इवन नंबर हमें गिवन है तो एक और बार 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो 6 को 2 से डिवाइड किया तो 3 मिला, 26 को 2 से डिवाइड किया तो 13 मिला हमें आंसर में। और 3 और 13 दोनों ही क्या है हमारे? प्राइम नंबर्स हैं, तो दोनों का कोई कॉमन फैक्टर नहीं बनेगा सिवाय 1 के। तो यहाँ पे हमने 12/52 को उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में या कह सकते हैं कि उसके लोएस्ट फॉर्म में क्या कर दिया? रिड्यूस कर दिया। सो आई होप आपको सिंपलेस्ट फॉर्म वाला कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। बिकॉज़ सिंपलेस्ट फॉर्म वाला कंसेप्ट आगे तक यूज़ होगा क्वेश्चंस में, चाहे फ्रैक्शंस में हमने एडिशन करना है, चाहे सब्ट्रैक्शन करना है, कुछ भी करना है तो वो लास्ट में हमें उसका सिंपलेस्ट फॉर्म सॉल्व करना ही पड़ेगा। आइए अब चलिए चलते हैं, देखते हैं लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होती हैं। बहुत ही सिंपल है लाइक और अनलाइक फ्रैक्शंस के बीच में कंपैरिजन करना। सो फ्रैक्शंस विद द सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शंस। ऐसी फ्रैक्शंस या ऐसा सेट ऑफ फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर्स क्या होते हैं? सेम होते हैं। वो फ्रैक्शंस क्या होती हैं? लाइक फ्रैक्शंस होती हैं। और इसी के अपोजिट में अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होती हैं? फ्रैक्शंस हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर्स। अनलाइक फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर्स क्या रहते हैं? डिफरेंट रहते हैं। जैसे एग्जांपल हमें गिवन है लाइक फ्रैक्शंस में जितना भी सेट ऑफ फ्रैक्शंस हमें गिवन है 1/15, 7/15, 11/15, सबके डिनोमिनेटर्स क्या है? सेम है। व्हेयरएज़ अनलाइक फ्रैक्शंस में जो डिनोमिनेटर्स हमें गिवन है वो डिनोमिनेटर्स क्या है? डिफरेंट गिवन है। सो लाइक फ्रैक्शंस, दोज़ फ्रैक्शंस हैविंग सेम डिनोमिनेटर्स, और अनलाइक फ्रैक्शंस जिसमें डिनोमिनेटर्स क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। अब लाइक फ्रैक्शंस और अनलाइक फ्रैक्शंस को यहाँ पे थोड़ा-सा जानने का मोटिव ये था कि हम लाइक और अनलाइक फ्रैक्शंस आगे चल के हम फ्रैक्शंस को क्या करेंगे? ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो लाइक फ्रैक्शंस को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना थोड़ा ईज़ी रहता है इन कंपैरिज़न ऑफ अनलाइक फ्रैक्शंस। अनलाइक फ्रैक्शंस में थोड़े से स्टेप्स बढ़ जाते हैं, ईज़ी वो भी होता है, ऐसा कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है। लेकिन लाइक फ्रैक्शंस में जो हमारा स्टेप्स रहते हैं वो बहुत ही कम स्टेप्स रहते हैं, हम डायरेक्टली उन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सो इसीलिए हमने यहाँ पे लाइक और अनलाइक फ्रैक्शंस के बारे में थोड़ा-सा जाना। अब चलते हैं कंपेयरिंग लाइक फ्रैक्शंस, जहाँ पे हम लाइक फ्रैक्शंस को क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे कि लाइक फ्रैक्शंस को कैसे कंपेयर किया जाता है। तो यहाँ पे हमें 2 फिगर्स गिवन हैं, दोनों ही फिगर्स में हमने कितने-कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है दोनों को? 9 पार्ट्स में डिवाइड किया है। आउट ऑफ 9 पार्ट्स फर्स्ट फिगर में हमने 8 पार्ट्स शेड किए हैं, व्हेयरएज़ सेकंड फिगर में हमने कितने पार्ट्स शेडेड हमें विज़िबल हो रहे हैं? 4 पार्ट्स शेडेड विज़िबल हो रहे हैं। सो फर्स्ट पार्ट की फ्रैक्शन हो जाएगी 8/9। सिमिलरली सेकंड पार्ट की फ्रैक्शन हो जाएगी यहाँ पे हमारी 4/9। So clearly the portion corresponds to 8 parts is larger than the other portion, so 8/9 is greater than 4/9। देखिए लाइक फ्रैक्शंस में क्या है, लाइक फ्रैक्शंस में क्योंकि हमने इक्वल इक्वल पार्ट्स में ही डिवाइड किया है उसको। अब अगर मैं 9 पार्ट्स में से 8 पार्ट की बात करूंगी तो ये सारे 8 के 8 पार्ट्स मिलके बड़ा पोर्शन बड़ा एरिया कवर कर रहे हैं, बड़ा पोर्शन बना रहे हैं। और यही अगर मैं 4 पार्ट्स अगर मैं लेती हूँ इस फिगर के, तो 4 पार्ट्स अगर मैं साथ-साथ वाले भी ले लूँ, तो ये एक छोटा पोर्शन कवर अप कर रहे हैं, छोटा एरिया कवर कर रहे हैं। सो यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि लाइक फ्रैक्शंस के केस में जहाँ पे डिनोमिनेटर्स सेम होते हैं,
तो जो नंबर अगर बड़ा है, न्यूमरेटर अगर बड़ा है तो फ्रैक्शन का जो पोर्शन रहेगा वो भी क्या रहेगा? बड़ा रहेगा। सो जो फ्रैक्शन में लार्जर एरिया कवर हो रहा है न्यूमरेटर में, वो वाली फ्रैक्शन क्या रहेगी हमारी? बड़ी रहेगी। So for two fractions with the same denominator, the fraction with the greater numerator is greater. क्या कहा जा रहा है कि दो फ्रैक्शंस ऐसी फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर सेम है, लाइक जैसे यहाँ पे हम ले लेते हैं, यहाँ पे 10 एक फ्रैक्शन, दूसरी भी फ्रैक्शन 10, जिसके डिनोमिनेटर सेम है, वेयर एज न्यूमरेटर्स तो ऑब्वियसली अलग अलग ही रहेंगे। तो जो दोनों में से बड़ा न्यूमरेटर रहेगा जिस फ्रैक्शन में, वो ही फ्रैक्शन क्या रहेगी हमारी? बड़ी रहेगी। जैसे यहाँ पे दोनों को हमने 9 पार्ट्स में डिवाइड किया, 9 में से अब इन दोनों में से बड़ा एरिया कौन-सा पार्ट कवर कर रहा है? फर्स्ट पार्ट कवर कर रहा है। क्योंकि फर्स्ट पार्ट में 8 शेडेड पोर्शन दिया हुआ है, व्हेयरएज़ सेकंड पार्ट में हमें कितना शेडेड पोर्शन दिया हुआ है? 4 दिया हुआ है। तो लाइक फ्रैक्शंस के केस में जो न्यूमरेटर बड़ा रहेगा, एक्चुअली में भी फ्रैक्शन क्या रहेगी? वही बड़ी रहेगी। सो ये लाइक फ्रैक्शंस में कंपैरिजन का कंसेप्ट क्लियर हुआ। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब अगर हम बात करते हैं अनलाइक फ्रैक्शंस को कंपेयर करने की, तो अनलाइक फ्रैक्शंस कैसी फ्रैक्शंस होती हैं जिनके डिनोमिनेटर्स क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। अब इसमें भी हमने क्या किया? अनलाइक फ्रैक्शंस को कंपेयर करने के लिए हमने उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब इसमें हमें 2 केसेस देखने को मिल सकते हैं जिसमें सेम न्यूमरेटर हो सकता है एक केस में और दूसरे केस में क्या होएगा? न्यूमरेटर डिफरेंट होएगा। डिनोमिनेटर्स तो डिफरेंट हैं ही इसके, लेकिन एक केस बन सकता है जिसमें हो सकता है कि न्यूमरेटर क्या गिवन रहे? सेम गिवन रहे। तो पहले फर्स्ट केस देखते हैं जिसमें अनलाइक फ्रैक्शंस में न्यूमरेटर क्या रहेगा? सेम न्यूमरेटर रहेगा। जैसे कि हम स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमें 2 फिगर गिवन है। फर्स्ट फिगर में हमने पूरे फिगर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, जिसमें हमने एक पार्ट को शेड किया, तो इसकी फ्रैक्शन क्या आ गई हमारी? 1/3। सिमिलरली सेकंड फिगर में हमने पूरी फिगर को 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है और एक पार्ट ही हमने शेड किया, तो उसकी फ्रैक्शन क्या आ गई? 1/5। तो हमें यहाँ क्लियरली विजिबल हो रहा है, दोनों दोनों ही फिगर्स में हमने सिर्फ 1 पार्ट ही क्या किया है? शेड किया है। चाहे कितने भी उसको पार्ट्स में डिवाइड क्यों ना किया गया हो। लेकिन हमारी जो फर्स्ट फिगर है उसमें हम देख सकते हैं, जो फर्स्ट पार्ट जो हमें गिवन है, जिसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था जिस फिगर को, उसमें जो 3-3 पार्ट्स जो तीनों पार्ट्स बने हैं वो दूसरे फिगर के पार्ट्स के कंपैरिजन में क्या है? बड़े हैं साइज़ में, बड़ा एरिया कवर कर रहे हैं। लाइक जो 1/3 का जो ये वाला पोर्शन है, ये कितना वास्ट एरिया कवर कर रहा है, व्हेयरएज़ जो 1/5 वाला जो पोर्शन है, वो कितना स्मॉलर एरिया कवर कर रहा है। दोनों ही फिगर में हमने क्या किया है? सिर्फ एक ही पार्ट शेड किया है, लेकिन दोनों ही फिगर्स का जो साइज़ है, जो पार्ट का साइज़ है, वो हमें क्या गिवन है? डिफरेंट गिवन है। सो यहीं से हम देख सकते हैं कि 1/3 वाला जो एरिया है, वो लार्जर है बजाय कि 1/5 वाले एरिया के। So in both the whole we take the same number of parts, but we can see the portion of the whole showing 1/3 is larger than the portion showing 1/5. तो 1/3 जो हो गया 1/5 से बड़ा हो गया। अनलाइक फ्रैक्शंस को जब हम कंपेयर कर रहे हैं, जिसमें हम केस ये लेके चल रहे हैं कि दोनों के न्यूमरेटर क्या है? सेम है, तो वी कैन क्लियरली सी कि अगर जितना कम पार्ट्स में डिवाइड रहेगा, हर एक पार्ट को उतना एरिया ज़्यादा मिलेगा। वही सिंपल सी बात है, जैसे अगर हम यहाँ पे आप एक एग्जांपल में पिज़्ज़ा कंसिडर कर लें, कि अगर आप पिज़्ज़ा खाने वाले सिर्फ 2 ही लोग होंगे, तो आपके जो स्लाइसेस जो आपके पास जो पोर्शन आएगा, वो पोर्शन क्या रहेगा? बड़ा रहेगा। व्हेयरएज़ अगर वही हम 4 जने कंसिडर करें कि एक पिज़्ज़ा को 4 लोग खा रहे हैं, 4 लोग खा रहे हैं, तो पोर्शन साइज़ क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। सो जितना ज़्यादा हम डिवाइड करते जाएँगे, जितना ज़्यादा हम उसको पार्ट्स में कन्वर्ट करते जाएँगे, उतना ही पार्ट्स का जो साइज़ होता जाएगा, वो रिड्यूस होता जाएगा। So we can say that if the numerator is same in two fractions, then the fraction with the smaller denominator is greater of the two. ये छोटा सा ट्रिक ध्यान रखना पड़ेगा। फ्रैक्शंस को कंपेयर करने का
दूसरा मेथड भी है जिसमें हमें नंबर ऑफ स्टेप्स बढ़ाने पड़ते हैं, लेकिन अगर हमें दिख रहा है कि हमारे पास न्यूमरेटर सेम है या फिर डिनोमिनेटर सेम है, तो उन फ्रैक्शंस को हम बिना कुछ फर्दर स्टेप्स किए डायरेक्टली हम उसमें से आइडेंटिफाई करके बता सकते हैं। जैसे इस केस में है, क्या बताया जा रहा है कि अगर न्यूमरेटर सेम है दोनों फ्रैक्शंस में से, तो जो एक्चुअली में छोटा डिनोमिनेटर है, दोनों फ्रैक्शंस में से जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर छोटा रहेगा, पूरी की पूरी फ्रैक्शन वो वाली क्या रहेगी? बड़ी रहेगी। जैसे 1/3 और 1/5 के केस में क्या था? 1/3 क्या आया हमारा? बड़ा आया। अगर मैं 2/7 और 2/9 के बीच में कंपेयर करती हूँ, तो 2/7 क्या रहेगा? बड़ा रहेगा, क्योंकि इसमें हमने पूरे फिगर को 7 पार्ट्स में डिवाइड किया है, व्हेयरएज़ इस वाले में हमने पूरे फिगर को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है? 9 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सो अनलाइक फ्रैक्शंस के केस में क्या रहेगा? जो डिनोमिनेटर छोटा रहेगा, एक्चुअली में वो बड़ी बड़ी पोज़ीशन होल्ड करेगा, तो दूसरी फ्रैक्शन से वो क्या रहेगा? बड़ा रहेगा। व्हेयरएज़ लाइक फ्रैक्शंस जिसके डिनोमिनेटर सेम रहते हैं, तो उसमें न्यूमरेटर पे हमने न्यूमरेटर के थ्रू आइडेंटिफ़ाई करना पड़ेगा, न्यूमरेटर छोटा है तो फ्रैक्शन छोटी है, न्यूमरेटर बड़ा है तो फ्रैक्शन बड़ी है। सो अब इसी अनलाइक फ्रैक्शंस का सेकंड केस लेके चलते हैं। यहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि लाइक अनलाइक फ्रैक्शंस को हम 2 तरीके से हम अ, कंपेयर कर सकते हैं। अगर हमें सेम न्यूमरेटर गिवन है तो उसमें हमने कैसे कंपेयर करना है, और अगर डिफरेंट न्यूमरेटर हमें गिवन है तो उसको हमने कैसे कंपेयर करना है। सो अब सेकंड केस हम देखते हैं हमारा, जहाँ पे अनलाइक फ्रैक्शंस कैसी रहेंगी? डिफरेंट न्यूमरेटर्स के साथ रहेंगी। तो इसके लिए क्या करना है? To compare unlike fractions with different numerators, we need to make them equivalent first by making their denominators same. कुछ नहीं करना, सबसे पहले हमें क्या करना है, दोनों को कंपेयर करने के लिए दोनों के डिनोमिनेटर्स सेम करने पड़ेंगे हमें। उन दोनों ही फ्रैक्शंस को इक्विवेलेंट बनाना पड़ेगा। अब इसको भी करने के 2 मेथड्स हैं, यहाँ पे मैं आपके साथ दोनों ही मेथड्स डिस्कस करूँगी, तो फिर आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको दोनों मेथड में से ज़्यादा सूटेबल मेथड कौन-सा लगा फ्रैक्शंस को कंपेयर करने का। सो पहले चलते हैं, दोनों को हम क्या करते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाते हैं। अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने के लिए हमें फर्स्ट स्टेप करना पड़ेगा बाय टेकिंग एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स। हमें एलसीएम लेना पड़ेगा डिनोमिनेटर्स का, एलसीएम ऑफ 6 एंड 5। 6 और 5 का अगर हम एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? ये हमने एलसीएम लेना सीखा था। कंबाइंड एलसीएम ले लेते हैं 6 और 5 का। 2 के टेबल में 3 पर आता है, 5 नहीं आता, 5 एज़ इट इज़। देन 3 का टेबल, 3 1 ज़ा 3, 5 एज़ इट इज़। देन 5 के टेबल से जाएगा, जब तक 1 नहीं आता लास्ट तक, तब तक हम कंटिन्यू करते रहते हैं। सो अब इन तीनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 3 इज़ 6, 6 इंटू 5 क्या आ जाएगा हमारा? 30 आ जाएगा जब हमने इन तीनों को मल्टीप्लाई किया। तो 6 और 5 का एलसीएम क्या आ गया हमारा? 30 आ गया। अब हमने क्या करना है, 5/6 का भी डिनोमिनेटर 30 बनाना है, व्हेयरएज़ 4/5 का भी डिनोमिनेटर क्या करना है? 30 बनाना है। छोटे नंबर से बड़े नंबर में जाना है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। डिनोमिनेटर में मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लिकेशन होएगा। सो 6 को 30 बनाने के लिए 6 की टेबल में 30 कहाँ पर आता है? बिल्कुल सही कहा आपने, 5 पर आता है। तो 5 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया तो ऊपर न्यूमरेटर में भी 5 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 25। अब चलते हैं नेक्स्ट फ्रैक्शन पे, 4/5। 5 को 30 बनाना है, छोटे नंबर से बड़े नंबर में जाना है तो अगेन मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5 को 30 जब हम बनाएँगे तो 5 की टेबल में 30 आता है कहाँ पे? 6 पे। नीचे 6 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी कहाँ स किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो 4 इंटू 6 हो गया हमारा 24। सो एक फ्रैक्शन हो गई 25/30, दूसरी फ्रैक्शन हो गई 24/30। अब इसमें से क्योंकि डिनोमिनेटर्स दोनों के सेम है तो ये दोनों लाइक फ्रैक्शंस हो गई हैं। अब हम ईज़िली फाइंड आउट कर सकते हैं कि 25 बड़ा है या फिर 24 बड़ा है। तो जैसा कि हमने लाइक फ्रैक्शंस के केस में सीखा था, लाइक फ्रैक्शंस में जो न्यूमरेटर बड़ा है फ्रैक्शन वही बड़ी रहेगी, और न्यूमरेटर छोटा है तो फ्रैक्शन वो छोटी रहेगी। तो 30 में से 25 बड़ा है, तो यानी कि 24 और 25 में से 25 बड़ा है, तो इट मीन्स 25/30 वाली फ्रैक्शन क्या रहेगी हमारी? बड़ी रहेगी। सो इसको ओरिजिनल फ्रैक्शन की टर्म में भी लिख लेते हैं। 25/30 हमारी कौन-सी फ्रैक्शन से आया था? 5/6 से आया था।
वेयर एज़ 24/30 जो आया था वो किससे आया था? 4/5 से आया था। तो 5/6 और 4/5 में से कौन-सी फ्रैक्शन बड़ी हुई हमारी? 5/6 बड़ी हुई। कुछ नहीं करना, थोड़ा-सा लेंथी मेथड है लेकिन ईज़ी है। फ्रैक्शंस को हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना के बेसिकली हम कह सकते हैं कि लाइक फ्रैक्शन कन्वर्ट करके देन उसके बाद हमने क्या करना है उसको कंपेयर करना है। व्हेयरएज़ अब चलते हैं मेथड नंबर 2 की तरफ और मुझे पता है आप लोगों को मेथड नंबर 2 बहुत ईज़ी लगेगा और वही पसंद आएगा। सो दोनों ही मेथड्स करेक्ट हैं। आप जिस भी मेथड से चाहें उस मेथड से आप अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। सेकंड मेथड है हमारा क्रॉस मल्टिप्लिकेशन वाला मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या करना है? कुछ नहीं करना, फ्रैक्शंस को क्रॉस मल्टीप्लाई कराना है, यानी कि एक का न्यूमरेटर दूसरे के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये कराते हुए बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, न्यूमरेटर्स आपने हमेशा स्टार्टिंग में ही लिखने हैं। लाइक फ्रंट में हमने क्या न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई कराना है दूसरी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से। तो यहाँ पे 5 था, 5 को दूसरी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कराया, यानी कि 5 से मल्टीप्लाई कराया। व्हेयरएज़ राइट हैंड साइड पे 4 था न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर को हमने दूसरी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया, यानी कि 6 से मल्टीप्लाई किया। तो 5 इंटू 5 आ गया हमारा 25, 4 इंटू 6 आ गया 24। अब इन दोनों नंबर्स में से कौन-सा नंबर बड़ा है? ऑब्वियसली 25 बड़ा है। और 25 हमारा कौन-सी साइड वाली फ्रैक्शन से आया था? 5/6 से आया था। सो 5/6 जो है वो 4/5 से बड़ा है। कुछ नहीं करना, सेकंड मेथड में बस क्रॉस मल्टीप्लाई कराना है न्यूमरेटर को ऑपोजिट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से। बस लिखते समय हमेशा ध्यान रखना है कि पहले न्यूमरेटर लिखना है और पीछे बाद में डिनोमिनेटर लिखना है जिस भी नंबर से आप मल्टीप्लाई करा रहे हो। 5 जो था हमारा राइट हैंड 5/6 में जो 5 था राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड पे था तो उसको लेफ्ट हैंड साइड पे ही लिखना है। 4 को जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई करा रहे हैं क्योंकि 4 हमारा राइट हैंड साइड पे था तो 4 को भी हम कहाँ लिखेंगे? राइट हैंड साइड पे ही लिखना है। ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वाली पोज़ीशंस इंटरचेंज नहीं करनी है, नहीं तो इससे फ्रैक्शंस फाइंड आउट करने में क्या हो जाएगा? कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा और आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। गलत जगह साइन लग जाएगा तो आंसर भी क्या बन जाएगा हमारा? गलत बन जाएगा। सो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम कोई भी मेथड यूज़ करें, चाहे एलसीएम लेके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बना के करें या फिर क्रॉस मल्टिप्लिकेशन मेथड का यूज़ करें, आंसर दोनों से ही क्या रहेगा? सेम रहेगा। बस कंडीशन ये है कि आप कैलकुलेशन मिस्टेक कोई नहीं होनी चाहिए। तो आइए चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, इसका कंपेयर करना है 5/6 और 13/15 को। तो करते हैं अपना क्रॉस मल्टिप्लिकेशन। सो 5/6 है, राइट हैंड साइड पे 13/15 है, 5 मल्टीप्लाई होगा 15 से, 13 मल्टीप्लाई होगा 6 से। लिखते टाइम हमेशा न्यूमरेटर्स पहले लिखने हैं और जो न्यूमरेटर जिस साइड हमें गिवन है उसी साइड हमें लिखना है। 5 अगर लेफ्ट हैंड साइड गिवन है तो बॉक्स के लेफ्ट हैंड साइड ही 5 लिखना है। 13 राइट हैंड साइड गिवन है तो 13 बॉक्स के राइट हैंड साइड ही हम लिखेंगे। तो यहाँ पे 5 को मल्टीप्लाई कराना है 15 से और 13 को मल्टीप्लाई कराना है हमें 6 से। 15 इंटू 5 करेंगे तो हमें आंसर में मिलेगा 75। 13 इंटू 6 करेंगे तो हमें आंसर में क्या मिलेगा? 78। तो 75 और 78 में से हम इज़िली आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं कि कौन-सा नंबर बड़ा है। ऑब्वियसली 78 बड़ा है। तो जो हमारी राइट हैंड साइड की फ्रैक्शन है, जो कि है 13/15, वो फ्रैक्शन क्या रहेगी? बड़ी रहेगी इस 5/6 से। कुछ और पार्ट्स हमें गिवन हैं कंपैरिज़न के, उसको भी कर लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में हमें 3/4 और 7/8 को कंपेयर करना है। अगेन क्रॉस मल्टिप्लिकेशन यूज़ करेंगे। 3/4 एक साइड हमें 7/8 गिवन है। 3 मल्टीप्लाई होगा 8 से व्हेयरएज़ 4 मल्टीप्लाई होगा 7 से। दोनों न्यूमरेटर्स उनकी ओरिजिनल पोज़ीशन पे उन्हीं उसी साइड पे जिस साइड पे वो ऑलरेडी हमें गिवन है। 3 इंटू 8 आ जाएगा हमारा 24। 7 इंटू 4 आ जाएगा हमारा 28। 28 बड़ा है व्हिच मीन्स 3/4 और 7/8 में से कौन-सी फ्रैक्शन हमारी बड़ी है? 7/8 बड़ी है। सो आप
बी पार्ट जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये आपका होमवर्क है कि 6/10 और 4/5 में से दोनों में से कौन-सी फ्रैक्शन क्या है बड़ी है? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा इसका आंसर। सो आई होप आपको आज के टॉपिक्स क्लियर हुए होंगे। आज के टॉपिक से रिलेटेड जो भी आपके डाउट होंगे मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, बिल्कुल पूछिएगा। अब आपसे मिलते हैं नई क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।